हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। एक डेट है, एक डेट को अपने कैलेंडर पर मार्क कर दो। 23 जनवरी, 23 जनवरी की डेट। नीचे डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक मिल रही है, तुरंत एनरोल हो जाओ फ्री में। फ्री में आपके लिए टेस्ट है अनअकैडमी का। कोड आपसे मांगेंगे, कोड में आपको डालना है कैपिटल लेटर में झा सर। और जब भी अनअकैडमी में आप कोई भी कोर्स परचेज करो या आपका कोई भी फ्रेंड किसी भी चीज का कोर्स परचेज करे, ये जरूरी नहीं है सिर्फ यूपीएससी पीएससी का कोर्स, कोई भी कोर्स कुछ भी ले रहे हो, ये कोड यूज करोगे आप झा सर कैपिटल लेटर में लिखकर, तो आपको ह्यूज डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। और अभी तो 23 जनवरी को एक मेगा कॉम्बैट होने वाला है, इसमें तो सभी लोग पार्टिसिपेट करें। इसमें बताया जा रहा है कि मेगा कॉम्बैट में आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स भी जीतने का मौका मिल सकता है। राइट, 56 क्वेश्चन होंगे और बहुत ज्यादा मात्रा में लोग इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक ह्यूज कॉम्पिटिशन है आपके लिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी प्रॉपर तरीके से कर रहे हो तरीके से, तो आप इस कॉम्बैट में जरूर पार्टिसिपेट करें, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है। देखो, गिफ्ट वगैरह के लिए नहीं, क्योंकि एक बार आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, ये तो रोज का काम होगा। ऐसे मतलब ये गिफ्ट तो कुछ भी नहीं लगते। बीएमडब्ल्यू कार आपको लोग गिफ्ट करने के लिए खड़े रहेंगे। राइट, बट अभी उन सब चीजों पे मत फोकस करो, अभी फोकस करो आपकी तैयारी के ऊपर, क्योंकि आपके जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। ये सब तो छोटी चीजें हैं, ये अनअकैडमी आपको मोटिवेट करने के लिए जो है वो प्रोवाइड करा रही है। तो ये मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। मेन फोकस है प्रिपरेशन के ऊपर। तो सभी लोग यार तुरंत एनरोल हो जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक है, फ्री है टेस्ट। और झा सर कोड यूज करोगे तो कभी भी कुछ भी चीज परचेज कर रहे हो अनअकैडमी पे, अभी इनके पास एक ऑफर भी चल रहा है 19 जनवरी तक। और बताया जा रहा है कि इसमें मतलब आपको 18 महीने का कॉम्बो लेने में ये ऑफर जो है वो मिलेगा, यानी कि कुछ प्राइस में 63,898 में आपको मिल जाएगा। प्लस आप जो है वो अगर हमारा कोड यूज करेंगे तो आपको और मान के चलो कि 15,000 रुपए आपके और बच जाएंगे। मतलब टोटल मान के चलो 15,101 रुपए आपके बच जाएंगे। तो ह्यूज डिस्काउंट आपको मिलेगा, आप कोड का जो है वो यूज कर सकते हैं। 15,000 का डिस्काउंट है सीधे सीधे, सेव 15,101 रुपीज। इसके अलावा आपको बता दें कि अनअकैडमी के काफ़ी सारे कोर्सेज अभी ये लॉन्च कर रहे हैं। राइट, रीसेंट कोर्सेज अभी होने वाले हैं इनके काफ़ी सारे, तो ज्वाइन करो आप इनको। और ऑप्शनल के लिए तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। ऑप्शनल में आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है और आपके लिए सभी ऑप्शनल जो है वो ओपन हो जाएंगे। जैसे पीएसआईआर, इकोनॉमिक्स, पब एड, हिस्ट्री, सभी ऑप्शन इनके पास अवेलेबल है। अभी अभी ये सब कुछ ऑप्शनल है, उनकी क्लासेस शुरू हुई हैं। राइट, लेटेस्ट। और बाकी कोड आपको यूज करना है झा सर का। ईएमआई पर भी ये जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट की ईएमआई पर आपको कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। और बाकी अगर आपको स्टडी करने के लिए लोन चाहिए, सिविल सर्विसेज की स्टडी करने के लिए, तो 0% इंटरेस्ट पर लोन भी मिल जाएगा। बट ईएमआई वाली फैसिलिटी को अवेल करो, ये सबसे बेस्ट है। और पढ़ाई करो अच्छे से मन लगाकर, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, झा सर कोड का यूज करके आपको बेनिफिट मिलेगा। गाइस, डिस्कस करेंगे रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में, दुर्लभ मृदा तत्व। तो ये टॉपिक है क्या, ये रेयर अर्थ मेटल्स है क्या, इसको डिटेल में हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा। अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रपोजल रखा है कि एक कानून बनाया जाए जिसका मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि चाइना जो रेयर अर्थ मेटल के सप्लाईज को रोक कर बैठा हुआ है, रेयर अर्थ मेटल्स के सप्लाई को जो कंट्रोल कर रहा है, उसको खत्म किया जाए। क्योंकि गाइज आपको बता दें कि चाइना के पास बहुत भारी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल का रिजर्व है। तो ये रेयर अर्थ मेटल क्या है ये भी आपको मैं समझाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ न्यूज ये ध्यान में रखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स चाइना को काउंटर कर रहा है, उसको लेकर ये एक कानून लाने की बात कर रहा है। कानून का मेन फोकस ये होगा कि प्रोटेक्ट करना यूनाइटेड स्टेट्स को रेयर अर्थ एलिमेंट सप्लाई डिसरप्शन के थ्रेट से। हो ये रहा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को रेयर अर्थ मेटल्स की आवश्यकता पड़ती है। राइट, और चाइना जो है वो उसको सप्लाई करता है, तो चाइना अपने हिसाब से जो है वो सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है, जिसके कारण जो है वो बहुत सारी, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स का उपयोग बहुत सारी इंडस्ट्रीज में किया जाता है, काफी सारे सेक्टर्स में जो है वो किया जाता है। और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये रॉ मटेरियल है। तो यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है कि भैया डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाओ, यानी कि अपनी अपनी कंट्री में रेयर अर्थ मेटल जो है उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करो। अलग अलग जगह पर रिसोर्सेस जो है रेयर अर्थ मेटल के, उसको और एक्सपेंड करो और बढ़ाओ। राइट, तो ये चीज यहां पर कही जा रही है। और कह रहे हैं कि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करो, क्योंकि चाइना जो है वो फिर इस प्रकार से सप्लाई को कंट्रोल करके चीजें महंगी भी कर देगा और कई बार जो है वो दूसरी कंट्रीज को प्रॉब्लम में भी डालेगा। और ऑब्वियस ही बात है, ये तो होना ही है। आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की एंटी चलती है, एक दूसरे से टकराव इनका हमें देखने को मिलता है। तो अभी रेयर अर्थ मेटल को लेकर भी एक दूसरे के साथ ये टकराव हमें अभी नजर आ रहा है। और कानून जो है गाइस ये कह रहा है कि एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो बनाया जाए रेयर अर्थ मिनरल्स का 2025 तक। स्ट्रेटेजिक रिजर्व, जैसे कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल का हम लोग को देखने को मिलता है, अलग अलग कंट्रीज के पास होता है। राइट, पहले से कंट्री अपने पास जमा करके रखती है, एक भंडार करके रखती है। राइट,
तो वैसे ही बताया जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो तैयार करो, राइट, 2025 तक रेयर अर्थ मिनरल्स का, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी गई। तो सेट ऑफ 17 मेटेलिक एलिमेंट्स, रेयर अर्थ मेटल्स क्या है, ये सेट है 17 मेटालिक एलिमेंट्स के। आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होगा, आपने एनसीईआरटी की साइंस की किताब में जो है वो पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 15 लेंथेनाइट्स हम लोग को देखने को मिलता है, 15 लेंथेनाइट्स। इसके अलावा स्कैंडियम और यट्रियम भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये बेसिकली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी बिल्कुल स्कैंडियम और यट्रियम की लेंथेनाइट्स की तरह ही हम लोग को देखने को मिलती है। और ये टोटल 17 हम लोग को देखने को मिल रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये कौन से हैं, तो आपको पीडीएफ में जो है वो उसकी पूरी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। वैसे इतना डिटेल में आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान में रखो कि ये 17 मेटेलिक एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में हम लोग को देखने को मिलते हैं। 15 लेंथेनाइट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, और इसके अलावा स्कैंडियम और यट्रियम। वैसे इतना डिटेल में आएगा नहीं, बट ये बस ध्यान में रखना कि 15 प्लस 2 यानी कि 17 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के जो हैं वो रेयर अर्थ मेटल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये ध्यान में रखने वाली बात, ये मिनरल्स जो होते हैं गाइस, इनकी काफी यूनिक मैग्नेटिक, ल्यूमिनेसेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ल्यूमिनेसेंट का मतलब समझते हो ना, चमकदार, चमकीले होते हैं ये। मैग्नेटिक होते हैं, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, ल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज वगैरह हमें देखने को मिलती है। आज की डेट की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट में, कंप्यूटर्स में, नेटवर्क्स में, कम्युनिकेशन में, हेल्थ केयर में, नेशनल डिफेंस में, यानी कि इतने सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर में रेयर अर्थ मिनरल्स या मेटल्स का उपयोग होता है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये रेयर अर्थ मेटल, दुर्लभ मेटल्स। और इवन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज जो है उसमें भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग जो है वो किया जाएगा। एग्जांपल के तौर पर हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी में, सेफ स्टोरेज के लिए, और हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, राइट, पोस्ट हाइड्रोकार्बन इकोनॉमी बनाने के लिए। क्योंकि आज की डेट में आप जान रहे हैं कि हम लोग जो फॉसिल फ्यूल या कन्वेंशनल फ्यूल जो हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि पेट्रोलियम ऑयल, राइट, तो इसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर हम लोग इसको हाइड्रोजन के उपयोग पर फोकस कर रहे हैं कि हाइड्रोजन का उपयोग हम लोग करेंगे, राइट, इसमें व्हीकल्स वगैरह में, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में, राइट। तो ये वाली चीज आप जानते ही हैं। तो उसमें भी जो है वो इसका उपयोग बहुत ज्यादा होना है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बनाने के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग होगा, राइट। स्टोर जो होता है ना कि कहां पर आप हाइड्रोकार्बन को कहां पर स्टोर करोगे, तो जिस मेटल पर आप स्टोर करोगे वो रेयर अर्थ मेटल होगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इवन एनवायरमेंटल ग्लोबल वार्मिंग में भी और एनर्जी एफिशिएंसी के इशू जो है उसमें भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग जो है वो किया जाएगा आने वाले समय में भी। अभी तो किया ही जाता है वेरियस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह में, टेक्नोलॉजीज वगैरह में। और इन्हें रेयर अर्थ, दुर्लभ मृदा क्यों कहते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या ये काफी ज्यादा रेयर है? अगर एक स्टेटमेंट आता है कि इन्हें रेयर अर्थ इसलिए कहा जाता है कि ये काफी ज्यादा रेयर है, बहुत कम है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, राइट। ये रेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले बहुत डिफिकल्टी आती थी इनको एक्सट्रैक्ट करने में, बहुत डिफिकल्टी आती थी, राइट, इनको निकालने में, इनके ऑक्साइड फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकली में, यानी कि जो ऑक्साइड्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, तो उससे इनको निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होता था। यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लो आप कि जैसे कि कोयला है, कोयला जो है वो कहां पर पाया जाता है? जमीन के नीचे हम लोग को देखने को मिलता है। या ऑयल की बात करें, कहां पर पाई जाती है? जमीन के नीचे पाई जाती है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, डिवाइसेस चाहिए, है ना। तो सेम वही चीज कि इसको सेपरेट करना, मतलब कि बहुत सारे, जैसे कि एक चट्टान है, रॉक है, उससे इसको सेपरेट करना काफी डिफिकल्ट होता था पहले, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजीज नहीं हुआ करती थी, इसलिए इसको रेयर का नाम जो है वो दिया गया। और ये काफी सारे मिनरल्स में जो है वो पाए जाते हैं, और टिपिकली लो कॉन्सेंट्रेशन में, और उन मिनरल से इसको अलग करना जो होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, तो इसलिए इसको रेयर अर्थ कहा जाता है। और इंडिया की करंट पॉलिसी जो है वो रेयर अर्थ से रिलेटेड हम लोग को क्या देखने को मिल रही है? तो इंडिया के अंदर जो एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस है, इनको निकालने की जो प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है रेयर अर्थ को, वो किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है? ब्यूरो ऑफ माइंस के द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना। और इसकी माइनिंग और इसकी प्रोसेसिंग का काम जो है वो कुछ माइनर प्राइवेट प्लेयर्स पहले परफॉर्म किया करते थे, यानी कि पहले के समय पर प्राइवेट बॉडीज को भी जो है वो मौका दिया गया था कि रेयर अर्थ की ये माइनिंग कर सकें, प्रोसेसिंग कर सकें। बट आज की डेट में पूरी तरह से IREL इंडिया लिमिटेड, यानी कि इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, जिसके नाम से ये IREL जानी जाती थी, तो
IREL लिमिटेड ही जो है वो पूरी तरह से, ये कंपनी जो है वो पूरी तरह से देखती है, और ये PSU हम लोग को देखने को मिलती है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आती है। तो रेयर अर्थ मिनरल्स की पूरी तरह से माइनिंग और प्रोसेसिंग का जो काम है वो IREL लिमिटेड का है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, राइट। और इंडिया ने जो है गाइस अप्रूवल दिया है, ग्रांट किया है IREL को एक मोनोपोली के तौर पर, यानी कि इंडिया ने पूरी तरह से इस कंपनी को एक मोनोपोली दे दी है कि जितने भी मिनरल्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है, रेयर अर्थ से रिलेटेड है, राइट, जैसे कि मोनाजाइट, बीच सैंड, जो कि काफी सारे कोस्टल स्टेट्स में पाया जाता है। तो इन रेयर अर्थ्स को अलग करने के लिए सिर्फ एक ही बॉडी जो है वो काम करेगी, वो है IREL। इसकी मोनोपोली जो है वो इंडिया ने इस कंपनी को जो है वो दे रखी है, रेयर अर्थ की मोनोपोली। और IREL जो है वो प्रोड्यूस करती है रेयर अर्थ ऑक्साइड्स को काफी कम कीमत में, राइट। और साथ ही साथ इसको बेचा जाता है फॉरेन फर्म्स को, फॉरेन कंपनीज को, कि फॉरेन कंपनी जो है वो इनको एक्सट्रैक्ट कर सकें, राइट, इस मेटल को, और मैन्युफैक्चर कर सकें एंड प्रोडक्ट्स को। तो कुल मिलाकर एक लिमिटेशन इस चीज से हमें ये चीज समझ में आ रही है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, क्योंकि हम रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट तो कर ले रहे हैं, उसको निकाल तो रहे हैं, बट उसको एग्जैक्टली यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए हमें फॉरेन कंपनीज को देना पड़ रहा है, राइट। तो ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है। और IREL का फोकस जो है वो क्या है, थोरियम प्रोवाइड कराना, जो कि मोनोजाइट से निकलता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि थोरियम का उपयोग, बहुत फेमस सी चीज है, थोरियम का उपयोग जो है वो किस चीज में किया जाता है, किस चीज में थोरियम का उपयोग होता है, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। तो IREL फोकस करती है कि ये थोरियम प्रोवाइड कराए, मोनोजाइट से निकालकर थोरियम को, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को प्रोवाइड कराए। और आप जानती होंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का काम क्या है, एटॉमिक एनर्जी, एटम बॉम्ब, याद है ना, न्यूक्लियर। तो उस पर्पस के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। अब चाइना की मोनोपोली के बारे में भी चर्चा कर ले गाइस। तो पूरे दुनिया भर में रेयर अर्थ के मामले में सबसे टॉप नंबर 1 पर है चाइना। सबसे ज्यादा चाइना प्रोड्यूस करती है, 90% रेयर अर्थ, पूरे दुनिया भर के रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मेटल्स। आज की रेट में 90% से ये 60% पर आ गई है, बट फिर भी बहुत ज्यादा मात्रा में ये प्रोड्यूस करती है। और बाकी दूसरी कंट्री जो है जो रेयर अर्थ प्रोड्यूस करती हैं वो क्वाड है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, इनका भी नाम है रेयर अर्थ प्रोडक्शन के मामले में। और 2010 से चाइना ने जो है गाइस रेयर अर्थ के ऊपर रोक लगा दी है कि रेयर अर्थ ये जापान को नहीं दे रही है। मतलब देखो चाइना ने चाल चलना शुरू कर दिया है, क्योंकि चाइना को पता है कि रेयर अर्थ मेटल जो है इसका उपयोग हर एक इंडस्ट्री में किया जा रहा है। आज की डेट में जितनी भी एडवांस इंडस्ट्रीज और आने वाले समय में जितने भी सेक्टर्स होंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी जो होंगी, सभी में रेयर अर्थ मेटल्स का उपयोग होना है। तो इसने जापान को ये मेटल देना बंद कर दिया, USA को मेटल देना बंद कर दिया, यूरोप को देना बंद कर दिया, राइट, मतलब कम कर दिया, जितनी मात्रा में पहले देती थी उससे कम मात्रा में दे रही है ये, राइट। और फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और भी काफी सारी जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में कंट्रीज हैं, तो वहां पर प्रोडक्शन यूनिट शुरू हो गई, उन्होंने फिर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। बट अभी भी डोमिनेंट शेयर जो है वो चाइना के पास ही है। सबसे ज्यादा मात्रा में हम लोग को देखने को मिलता है चाइना के पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं। और हैवी डिपेंडेंसी ऑन चाइना की अगर हम बात करें कि चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा जो निर्भरता है, इवन इंडिया की भी बात करें, इंडिया दुनिया में 5वें नंबर पर आती है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिजर्व के मामले में। हमारे पास 5वें नंबर पर सबसे बड़ा भंडार है पूरे दुनिया भर में, राइट, रेयर अर्थ के मामले में। और नियरली इस दुगना, ऑस्ट्रेलिया के पास जितना उससे दुगना है हमारे पास, बट फिर भी हम जो है वो इसको फिनिश फॉर्म में चाइना से इंपोर्ट कराते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको हाईलाइट किया था कि टेक्नोलॉजी की कमी है हमारे पास। हम लोग रेयर अर्थ मिनरल्स को, मेटल्स को निकाल तो लेते हैं, एक्सट्रैक्ट तो कर लेते हैं, बट उसको यूज करने के फॉर्म में लाने के लिए हमें उसे फॉरेन कंपनीज को देना पड़ता है। तो इसलिए हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है फिनिश फॉर्म में इसका लाने के लिए। और 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इंपोर्ट किया था 80% उसके रेयर अर्थ मिनरल्स को चाइना से, और यूरोपियन यूनियन ने 98% इंपोर्ट किया था चाइना से। आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा मात्रा में कंट्रीज रेयर अर्थ जो है मिनरल्स, मेटल्स चाइना से इंपोर्ट कराती हैं। और इंडिया को गाइस आज की डेट में क्या आवश्यकता है कि इंडिया को एक नई डिपार्टमेंट ऑफ रेयर अर्थ, यानी कि एक नया डिपार्टमेंट शुरू करने की आवश्यकता है, जो कि एक रेगुलेटर का काम करे, जिसके चलते रेयर अर्थ के बिजनेस को जो है वो और तेजी से हम आगे बढ़ा सकें। और आज की डेट में माइनिंग और प्रोसेसिंग पूरी तरह से IREL लिमिटेड के हाथ में है, जो कि एक PSU हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और बताया जा रहा है कि हालांकि ये बहुत स्लो ग्रो कर रही है, तो इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि और भी प्लेयर्स को उसमें ऐड किया जाए, जिससे कि ज्यादा मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करें और टेक्नोलॉजीज लेकर आए, जिससे कि हम इंडिया के अंदर ही इन रेयर
मिनरल्स जो है, रेयर अर्थ मिनरल्स, उसको यूजेबल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकें, राइट। और इंडियन कंपनीज को इंकरेज करना चाहिए कि इंडियन कंपनीज, राइट, जूनियर एक्सप्लोरेशन बिजनेस भी जो है वो शुरू करें इंडियन ओशियन रीजन पर। वही चीज मैंने आपको बताई कि और भी प्लेयर्स को ऐड किया जाए। और काफी सारी सरकारें जो है वो इस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो हम लोग को देखने को मिलती है, वो माइनिंग करती है, एक्सप्लोरेशन फ्रेंडली पॉलिसीज उनकी हैं, राइट। और हमें इन्वेस्टमेंट को वेलकम करने की आवश्यकता है कि ज्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट आए। और इंडिया का हिस्टोरिकली, कल्चरली, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो इस क्षेत्र में कंट्रीज के साथ एक काफी अच्छा लिंक है। तो इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी जो है वो उठानी चाहिए, पार्टनरशिप जो है वो करनी चाहिए, राइट। एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व को बिल्डअप करने के लिए जो यूनाइटेड स्टेट्स ये कानून लेकर आई है, एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने का, पूरे दुनिया भर से जो है वो कह रही है, तो इस पर अमल करना चाहिए, राइट। आपस में कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके, क्योंकि निकाल तो रहे हैं हम लोग, एक्सट्रैक्ट तो कर रहे हैं, वो उसको यूजेबल फॉर्म में बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता है, तो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, पार्टनरशिप के माध्यम से उस टेक्नोलॉजी को इंडिया में हम ला सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। अगर मेंस में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो ये पूरे पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए वो आप मेंशन करेंगे, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूं रेयर अर्थ मिनरल्स, मेटल से रिलेटेड ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस सेमीकंडक्टर्स का टॉपिक बार बार लगातार अलग अलग तरीके से न्यूज में आ रहा है, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी हम लोग एक योजना के बारे में, एक स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। मतलब सेमीकंडक्टर को डिजाइन करने के लिए ये स्कीम लाई जा रही है, जिसमें सरकार द्वारा इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाएगा सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए, उसको डिजाइन करने के लिए। बताया जा रहा है कि जो मीटी है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 100 डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन फर्म, यानी कि हमारी कंट्री के जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, यानी कि हमारी कंट्री की जो 100 कंपनीज हैं, तो उससे एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं कि वो कंपनीज अप्लाई करें और इस स्कीम का लाभ उठाएं। काफी सारी कंपनीज, फर्म्स, स्टार्टअप, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, राइट। तो वो इस स्कीम के तहत जो है वो अप्लाई करके इस स्कीम का बेनिफिट उठाएं और हमारी कंट्री के अंदर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग और उसके डिजाइन पर काम करें, राइट। तो ये चीज न्यूज में हम लोग को देखने को मिल रही है। और डीएलआई स्कीम, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम का, जिसके तहत सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स डेवलप किया जा रहा है हमारी कंट्री में। आप जानते हैं गाइस कि आज की डेट में पूरे दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही है। इसको लेकर हमने एक टॉपिक भी डिटेल में डिस्कस किया था। अगर इस टॉपिक की आपको लिंक चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, मैं उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं गाइस, तो आपको बहुत ध्यान से कुछ चीजें बस ध्यान में रखनी है कि सेमीकंडक्टर का उपयोग जो है वो किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसमें डायोड्स आते हैं, ट्रांजिस्टर आते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, जिसको आप जनरली सुनते होंगे कि आईसी बोर्ड है, राइट। कई बार आपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में सुना होगा कि इसकी आईसी खराब हो गई है, वो यही है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, राइट। तो इन सब चीजों की मैन्युफैक्चरिंग में सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है, राइट। ये सॉलिड इंटरमीडिएट क्रिस्टलीन क्लास के होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए ये जाने जाते हैं, राइट। और कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं। सिलिकॉन वगैरह जैसे प्रोडक्ट्स की ये बनते हैं। एक छोटी सी आपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के अंदर एक वो देखा होगा, मदरबोर्ड, जिसको जनरली कहते हैं, हरी कलर की चिप होती है, ब्लू कलर की चिप होती है। इसमें छोटे छोटे से काले कलर के या ब्लू कलर के या डार्क कलर के बॉक्सेस आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। यही है सेमीकंडक्टर्स, जिस पर आपको फोकस करना है। और डीएलआई स्कीम जो है, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये एक फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड कराती है और डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड कराती है हमारी कंट्री के डोमेस्टिक, यानी कि हमारी खुद की कंट्री की जो कंपनीज है, स्टार्टअप्स हैं और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको। मतलब कुल मिलाकर इस स्कीम के तहत हम अपनी कंपनीज को जो है हमारी कंट्री के अंदर, जो आप ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, नए नए स्टार्टअप्स जो हैं, उनको हम लोग इनवाइट कर रहे हैं कि वो आए और सेमीकंडक्टर की फील्ड में ऑपरेशन कंडक्ट करें, सेमीकंडक्टर्स बनाएं, डिजाइन करें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पूरे दुनिया भर में इसकी शॉर्टेज चल रही है। और अगर हमने इस शॉर्टेज के गैप को फुलफिल कर दिया तो हमारे पास होगी कमाई, और हमारी कमाई होगी तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी। और ये एक नया सेक्टर है जिसमें हम लोग एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व होगी। तो इस तरीके से इस टॉपिक को देखो आप।
सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो एक टॉपिक, अगर सरकार ने कोई स्कीम लेकर आई है तो उस स्कीम के पीछे के बेनिफिट्स, बैकग्राउंड के बेनिफिट्स को आपको समझना है। ये है सिविल सर्विसेज की तैयारी। और इंसेंटिव जो प्रोवाइड किए जाएंगे अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पर प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे ही सेमीकंडक्टर डिजाइन जो है डिप्लॉय होगा यानी कि तैयार होगा तो अलग अलग फेजेस में उसके इंसेंटिव मिलेंगे। जैसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लिए, आईसीस के लिए, चिपसेट के लिए, सिस्टम ऑन चिप्स के लिए, सिस्टम एंड आईपी कोर्स के लिए, सेमीकंडक्टर लिंक डिजाइन, ये 5 सालों के पीरियड के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। अलग अलग फेज वाइज, अलग अलग डेवलपमेंट की फेज में अलग अलग तरीके से इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। 5 इयर्स के पीरियड के लिए बताया जा रहा है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो पहली तो एलिजिबिलिटी यही है, डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए, राइट, फर्स्ट पॉइंट। तो एप्लीकेंट जो होंगे उनको कहा जाएगा कि वो जितना भी पैसा लगा रहे हैं अपनी कंपनी में उसका 50% उनके कैपिटल का जो है वो प्रोवाइड करेगी सरकार 3 सालों के पीरियड के लिए, 3 इयर्स के पीरियड के लिए एज अ इंसेंटिव के तौर पर। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 50% सरकार की तरफ से जो है आएगा। और इवन इसके लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल, एक वेबसाइट भी बनाई गई है, बट इसमें कुछ सीलिंग लिमिट्स भी लगाई गई है। इसका मतलब ये नहीं कि अनलिमिटेड जो है वो अमाउंट का 50% जो है वो सरकार की तरफ से आएगा, नहीं, ऐसे में तो घोटाला होना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो सरकार ने कहा है कि सरकार बता रही है कि एटलीस्ट 20 डोमेस्टिक कंपनी जो है जो सेमीकंडक्टर डिजाइन और में इन्वॉल्व हैं तो उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे कि उनका टर्नओवर 1500 करोड़ का हो सके अगले 5 सालों में। यानी कि 20 ऐसी कंपनी पर जोर लगाया जाएगा जिससे कि वो कंपनी 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर जो है वो कर सके, राइट। तो ये चीज पर मेनली फोकस किया गया। और अप्रोच क्या है? तो डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है वो आइडेंटिफाई करेगी प्रोडक्ट ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज के, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि हमारे नेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हाईलाइट करेगी। उसके लिए इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार करेगी और पूरी तरह से ये प्रोडक्ट या नियर कंप्लीट इंडिजनाइजेशन उस प्रोडक्ट का होना चाहिए। मतलब कि वो प्रोडक्ट भले ही मान लेते हैं कि पूरी तरह से इंडिया में ना बने हो, बट एटलीस्ट ये मान के चलो कि 90% वो प्रोडक्ट जो है वो पूरा का पूरा इंडिया का ही हो। जैसे कई केसेस में हम लोग देखते हैं कि रॉ मटेरियल कई बार हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हमें कहीं और से मंगवाना पड़ रहा है, तो ऐसा काम चल जाएगा, बट फिर भी नियर कंप्लीट इंडिजनाइजेशन पर मेनली फोकस किया जा रहा है, राइट। और इसमें स्टेप्स लिए जाएंगे कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऊपर, यानी कि इंपोर्ट हम कम से कम जो है वो करें और पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाए। तो इसमें आत्मनिर्भर वाला क्लॉज भी आप मेंशन कर सकते हैं। और इस पूरी जो स्कीम है उसकी जो नोडल एजेंसी होगी वो होगी सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जो कि एक साइंटिफिक सोसाइटी है जो मीटी के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, ऑपरेट करती है। ये सर्व करेगी एज अ नोडल एजेंसी के तौर पर, पूरी की पूरी डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम को इंप्लीमेंट करने का काम करेगी। ये 3 कंपोनेंट्स इसके होंगे: चिप डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, प्रोडक्ट डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव और डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। तो ये इस प्रकार से 3 इसके हम लोग को ये देखने को मिलेंगे कंपोनेंट्स इस स्कीम के अंदर टोटली। तो चिप डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की बात करें गाइस, तो इसके तहत सीडेक जो है वो सेटअप करेगी इंडिया चिप सेंटर को, जो कि होस्ट करेगी स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी कि इंडिया में बनाए गए जो डिजाइन है उनकी इंफॉर्मेशन अलग अलग कंपनीज को जो है वो प्रोवाइड कराएगी, उसको बूस्ट करेगी। और प्रोडक्ट डिजाइन लिंक इंसेंटिव की बात करें तो इसमें 50% एक्सपेंडिचर जो कैपिटल का हम लोग को देखने को मिलेगा तो वो रीइंबर्स कर दिया जाएगा कंपनीज को, राइट, कंपनीज को। इसमें सीलिंग लिमिट है 15 करोड़ रुपए की, जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें कुछ सीलिंग लिमिट भी लगाई गई है। तो 15 करोड़ रुपीस की हर एक कंपनी की सीलिंग लिमिट जो है वो लगा दी गई कि इससे ऊपर हर एक कंपनी को जो है वो नहीं दिया जाएगा इंसेंटिव के तौर पर। 15 करोड़ भी बहुत बड़ी रकम होती है। एंड डिप्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव की बात करें तो ये इंसेंटिव हम लोग को जो देखने को मिल रहा है 6% का और 4% का, बताया जा रहा है कि 5 सालों के पीरियड में 6% से 4% जो नेट सेल्स हम लोग को देखने को मिलेगी, यानी कि जो पूरी बिक्री होती है, सेल्स होती है, तो उस पर भी इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि ओवरऑल जो सेल्स का टर्नओवर होता है, यानी कि कंपनी सेमीकंडक्टर डिजाइन करने वाली जो कंपनी अगर वो सेल्स करती है सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स को, राइट, बेचती है, तो उसका 4 से 6% जो है वो सरकार की तरफ से रीइंबर्स करके जो है वो वापस आ जाएगा। और अलग अलग तरीके से आ सकता है, टैक्स रिबेट के माध्यम से भी आ सकता है। और इसमें भी सीलिंग लगाई गई है 30 करोड़ रुपए हर एक कंपनी की, पर्टिकुलर हर एक एप्लीकेशन 30 करोड़ रुपीस, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और इससे रिलेटेड और भी क्या इनिशिएटिव्स हम लोग को अभी रिसेंट पास में देखने को मिले, तो सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फ्लैप्स। तो फैब्स यानी कि फैब्रिकेशन यूनिट, तो सेमीकंडक्टर की जो फैब्स और डिस्प्ले फैब्स जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो सरकार जो है वो प्रोवाइड करा रही है फिजिकल सपोर्ट, यानी कि सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है। सरकार पैसे प्रोवाइड कराएगी 50% प्रोजेक्ट की कॉस्ट का, यानी कि जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको सेटअप करने का 50% जो कॉस्ट है वो सरकार की तरफ से लाया जाएगा, जो चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही रहे हैं, राइट, जिसके बारे में अभी हमने बात करी डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत। और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की अगर हम बात करें
तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो स्टेप्स लेगी, जिसके तहत मॉडर्नाइज किया जाएगा, मॉडर्न बनाया जाएगा, कमर्शियल किया जाएगा सेमीकंडक्टर लेबोरेटरीज को, राइट। और फिर इसके अलावा कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सरकार इसमें सपोर्ट करेगी 30% कैपिटल एक्सपेंडिचर का कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के लिए। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी एक है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज तैयार कर रहा है, बना रहा है, जिसके तहत हम लोग सेमीकंडक्टर्स का एक प्रॉपर इकोसिस्टम और डिस्प्ले इकोसिस्टम जो है वो तैयार कर सकें। और एक स्पेशलाइज्ड इंडिपेंडेंट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो सेटअप किया जाएगा, राइट, इन फ्यूचर, कि जो सिर्फ और सिर्फ फोकस करे इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर को बूस्ट करने के ऊपर, उसकी प्रोडक्शन को बूस्ट करने के ऊपर। फिर ऐसे ही एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी जो है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज पर जो है वो पैसा लगाएं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को शुरू करें। इसके लिए 55,392 करोड़ यानी कि 7.5 बिलियन यूएस डॉलर अप्रूव किए हैं। ये सरकार जो है वो इतना अमाउंट जो है वो इस पर्टिकुलर सेक्टर को बूस्ट करने में जो है वो लगाएगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये चीज है पूरी ओवरऑल जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन CDAC के बारे में भी जान लो, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो ये एक प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन MITI का, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम लोग को देखने को मिलता है, जिसका काम है कि IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और इससे जुड़े जो एरियाज हैं तो उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट करना। और इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम जो है गाइस वो है परम 8000। ये इंडिया में ही बनाया गया था 1991 में CDAC के द्वारा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। और आप जानते हो CDAC क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो हम लोग को देखने को मिल रही है सेमीकंडक्टर्स की, तो उसकी नोडल एजेंसी है CDAC, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ध्यान में रखिएगा गाइज। आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ फैसिलिटीज अब आपको प्रोवाइड की जा रही हैं आपके झा सर अकेडमी फॉर IAS पे। आपको रेगुलरली फ्री डेली क्विज जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रीलिम्स का भी, प्रीलिम्स का यानी कि MCQs आपको प्रोवाइड किए जाते हैं रात में 9 PM पे। और डेली आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है 8 PM पे। ये सभी के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मॉर्निंग में दे दिए जाते हैं सुबह 10 बजे से पहले, ये टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए भी आपको जो है मतलब सुबह ही टॉपिक्स दे दिए जाते हैं आपको क्या पढ़ना है। मेंस के आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जिसको आप आराम से जो है वो लिखें। और रात में 8 बजे 8 PM पर मेंस का वीडियो आ जाता है, और साथ ही साथ प्लस टेलीग्राम के चैनल पर इसकी PDF भी आ जाती है। तो PDF भी आपको फ्री में मिल जाएगी। तो आप इसको जो है वो डाउनलोड करें और रेगुलर बेसिस पर मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। और वैसे ही हमारे पास प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस होती है 9 PM पर। सुबह टॉपिक आ जाएगा, रात में 9 बजे वीडियो भी आ जाएगा, और साथ ही साथ PDF भी आपको मिल जाएगी, राइट, टेलीग्राम के चैनल पर। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स के हमारे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं उसकी PDF भी जो है वो आपको मिल जाती है, PPT PDF, ये हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये पूरी फैसिलिटीज हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे काफी सारे पेड कोर्सेज भी हैं, राइट, प्रीमियम कोर्सेज, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का भी प्रीमियम कोर्सेज है, लाइव सेशन, डाउट सेशन वाला। मेंस आंसर राइटिंग की तो 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी करवाई जा रही है। आपके आंसर्स को चेक किया जाता है, आपकी गलती पॉइंट आउट की जाती है, और आपको कैसे इंप्रूव करना है उसके सजेशंस दिए जाते हैं, राइट। तो ये पर्सनली हर एक स्टूडेंट की कॉपी चेक करके जो है वो इस प्रकार से ऑपरेट होता है। तो 500 प्लस क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी मेन से पहले पहले, और ये वाली फ्री प्रैक्टिस तो अलग ही चल ही रही है, राइट। साथ ही साथ हमारा जनरल स्टडीज का एक बैच है 1 2 3 4, पेपर 1 2 3 4, GS पेपर 1 2 3 4, पूरी तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो जो है वो आपकी तैयारी करवाई जाएगी। अगर हमारे कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। कि आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोगों ने भागकर शादी कर ली, कभी ना कभी तो सुना होगा, डेफिनेटली मूवी में भी देखा होगा जो लोग भाग के शादी कर लेते हैं। तो ये जो कानून है ये ऐसा ही है कि जो लोग भागकर शादी करते हैं वो अपनी शादी को इस कानून के तहत जो है वो रजिस्टर करवाते हैं। तो ये है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसमें तो ये कानून अलाउ करता है कि लोग जो है वो बिना किसी रिलीजियस कस्टम या रिचुअल्स के थ्रू अपनी शादी जो है वो करवा सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है शादी में वरमाला होती है और मंगलसूत्र पहनाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है। तो ये क्या है, रिचुअल्स कस्टम्स है, 7 फेरे लिए जाते हैं, राइट, तब जाकर एक शादी संपन्न होती है। बट यहां पर कहा जाता है कि शादी को संपन्न कराने के लिए रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी जो है वो शादी संपन्न मानी जाएगी। तो ये वाली चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिलती है। जो लोग अलग अलग कास्ट के होते हैं, अलग अलग रिलीजन के होते हैं, या अलग अलग स्टेट्स के होते हैं, तो उनकी मैरिज जो हो सकती है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कंडक्ट हो सकती है। तो ये वाली चीज जो है वो यहां पर बताई गई है।
राइट, और उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाने की यहाँ पर आवश्यकता है। क्योंकि देखो भागकर कौन लोग शादी करते हैं, जिनके परिवार एग्री नहीं होता, और परिवार ना एग्री होने की सबसे बड़ी वजह जो होती है वो मतलब जैसे सोसाइटी की लोग क्या कहेंगे, इस टाइप की चीज आ जाती है। एक तो दूसरी जो आ जाती है कि वो दूसरे कास्ट के हैं, दूसरी जाति के हैं, राइट, तो ऐसी चीजें आ जाती हैं। तो ये सब चीजों के कारण जो है लोग बाग जो है वो फिर उनको भाग के शादी करनी पड़ती है। भाग के जब शादी करते हैं लोग तो उनको इस कानून के तहत प्रोटेक्शन मिलती है और उनकी शादी जो है वो रजिस्टर होती है इस कानून के तहत। प्राइम पर्पस यही है कि इंटर रिलीजियस मैरिज जो है वो सफलतापूर्वक जो है वो कंडक्ट कराना, और मैरिज जो है वो एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो रजिस्टर के थ्रू भी जो है, यानी कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी जो है वो किया जा सकता है, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है इस कानून के तहत। देखिए इसमें क्या क्या प्रोसीजर्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में जो है वो डायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कुछ प्रोसीजर लिखी हुई है जिसके तहत मैरिज रजिस्टर करवाई जाती है। अब दोनों में से किसी एक को, यानी कि जो भी लोग, दो लोग शादी करना चाहते हैं, तो दोनों में से किसी एक को जो है वो ये नोटिस देना पड़ता है। किसको? मैरिज ऑफिसर को, उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट के, और उनको एटलीस्ट एक स्थान पर एटलीस्ट 30 डेज तक जो है वो रहना पड़ता है। यानी कि दोनों में से किसी, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोनों में से किसी एक व्यक्ति को एक जगह पर जो है वो रहना है, राइट। एक लोकेशन, यानी कि उसके रेसिडेंस होना चाहिए जहां पर उसने 30 दिन काटे हो, ये एक कंडीशन है, ठीक है, 30 डेज वाली। और दोनों में से किसी एक की बात हो रही, दोनों की बात नहीं हो रही, दोनों में से कोई एक जो है वो जिसका स्थान एटलीस्ट 30 डेज का हो यहां पर रेसिडेंस उसका, यानी कि जहां पे उसने 30 डेज काटे हो, और उसी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जो है वो नोटिस प्रस्तुत करें। और जैसे ही उनको नोटिस दिया जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट जो ये ऑफिसर होंगे, मैरिज ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के, वो क्या करेंगे, वो ऐसे नोटिस को जो है वो अपनी मैरिज नोटिस बुक में एंटर कर लेंगे। और मैरिज ऑफिसर जो होते हैं वो इस नोटिस को फिर पब्लिश करते हैं अपने ही ऑफिस में, ऐसे स्थान पर जहां पर वो नोटिस दिखाई दे लोगों को। जैसे कि कॉलेज वगैरह आप गए होंगे तो आपने देखा होगा, स्कूल वगैरह गए होंगे तो एक बुलेटिन बोर्ड नहीं होता स्कूल कॉलेज का, जहां पर आप जाते हो वहां पर जाकर देखते हो कि कुछ नोटिस वगैरह तो नहीं आया स्कूल का। तो वो वैसे ही वाला कुछ वैसा बोर्ड जहां पर जो विजिबल रहे सबके लिए, यानी कि विजिटर्स के लिए भी विजिबल रहे और जो ऑफिसर्स हैं वहां के उनके लिए विजिबल रहे, यानी कि दिखे कि हाँ यार ये नोटिस जो है वो लग गया है। तो ऐसे नोटिस को जो है वो पब्लिकली पब्लिश कर दिया जाता है, यानी कि लोगों के लिए, कि लोग जो भी हैं देख सके, इसको ओपन कर दिया जाता है, राइट। और नोटिस जो होती है मैरिज की जो पब्लिश की जाती है, इस नोटिस के अंदर जो पार्टीज होती है, यानी कि जो जो दो लोग मैरिज करना चाहते हैं, उनके नाम होता है, उनका डेट ऑफ बर्थ होता है, उनका एज होता है, उनकी ऑक्यूपेशन होती है, उनके पेरेंट्स का नाम, उनकी डिटेल्स, उनका एड्रेस, उनका पिन कोड, उनकी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन और उनका फोन नंबर, और भी काफी कुछ डिटेल्स इसमें रहती है, राइट। तो ये प्रोसीजर होती है। एक बार रिवाइज कर लें क्या प्रोसीजर होती है। दो व्यक्ति अगर उनको शादी करनी है तो उनमें से किसी एक व्यक्ति को ये चीज जो है वो सुनिश्चित करनी है कि एक स्थान पर वो 30 दिन तक रुके रहे, और उसी डिस्ट्रिक्ट के, यानी कि जिस जगह पर वो 30 दिन तक रुके हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जो है वो जाकर एक नोटिस दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैरिज ऑफिसर के पास। और डिस्ट्रिक्ट मैरिज ऑफिसर क्या करेंगे, अपने मैरिज की जो नोटबुक होती है, मैरिज नोटिस बुक, उसमें जो है इस पर्टिकुलर डिटेल को एंटर करेंगे, और उसके बाद ये नोटिस जो होता है वो पब्लिश कर देंगे वो अपने ऑफिस के ही एक बोर्ड पर, राइट, और जो कि लोगों को दिखे, ऐसी जगह पर जहां जो कि विजिबल रहे, राइट। और उसके बाद जो होता है फिर ये चीज जो है वो संपन्न हो जाती है, अगर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो। बट अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है मैरिज के ऊपर, और जो ऑब्जेक्शन जो होते हैं वो इस कानून के ऊपर लिखे हुए हैं, जैसे कि ऑब्जेक्शन काफी सारे हो सकते हैं, कि जैसे कि किसी ने बोला कि यार ये तो मतलब फ्रॉड है, या कुछ इस तरीके के लोग हैं, ऐसे भी ऑब्जेक्शन होते हैं ना, कि ये तो फ्रॉड कर रहे हैं, या फिर ये नहीं, मतलब ये जो है वो जानबूझ के फंसाया जा रहा है एक लड़की को, जानबूझ के जो है वो इस प्रकार से शादी कराई जा रही है उसकी, राइट। तो ऐसे भी चीज हो सकती है, कोई भी किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। तो ऑब्जेक्शन रेज जो है का जो पीरियड होता है वो 30 डेज का होता है, यानी कि पहले तो 30 डेज उस व्यक्ति को रुकना है, फिर 30 डेज का जो पीरियड होता है उसमें जो है वो नोटिस जो है वो लगाया जाता है। और नोटिस जब लगाया जाता है तो 30 डेज तक अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो मैरिज संपन्न मानी जाती है, मैरिज रजिस्टर कर दी जाती है। बट अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो मैरिज ऑफिसर पूरी इंक्वायरी करते हैं उस ऑब्जेक्शन के ऊपर, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि मैरिज को रजिस्टर करना है या नहीं करना है। तो सिंपल सी सिर्फ इतनी प्रोसेस है। बट इसमें प्रॉब्लम्स आपने खुद ने कहां पर नोटिस करी, उस करो। मैं चाहूंगा 2 मिनट सोचो पूरी चीजों को, और सोचो कि कहां पर फंडामेंटल राइट्स की हानि हुई है, कहां पर राइट टू प्राइवेसी की हानि हुई है। तो क्योंकि ये दोनों ही जो मतलब फंडामेंटल राइट्स है, इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन उठाया गया है पिटीशन के अंदर। वीडियो को पॉज करो, आराम से अपना टाइम लो, 10-1 मिनट ले लो, चलो और सोचो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ब्रेन चलना चाहिए आपका, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज में। तो देखो गाइस, मैं अब आपको बताता हूं कि ये कहां पर प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो आपने नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। देखो, ये वन ऑफ द पार्टी, दोनों में से किसी एक को यहां पर सुनिश्चित करना पड़ता है, और दोनों में से कोई एक जो है वो बताते हैं कि उनको इस स्थान पर जो है वो
रहना पड़ता है, यानी कि दोनों में से किसी एक का जो है वो स्थान होना चाहिए और दोनों में से कोई एक यहां पर आकर नोटिस वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। अब मैरिज एक ऐसा, अगर बात करें मतलब मैरिज की बात कर रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है शादी, और शादी का जो डिसीजन होता है वो एक का नहीं होता, वो दोनों का होना चाहिए, राइट। तो ये क्या हो रहा है, राइट टू इक्वलिटी का वायलेट कर रहा है। दूसरी चीज, भाई ऑलरेडी जो कपल है जो भागकर शादी कर रहे हैं उनको ऑलरेडी उनके परिवार वालों से खतरा है। आपने मूवीज में भी देखा होगा कि वो भागते हैं शादी करने के लिए, उनके परिवार उनके पीछे भागता है गन वन लेके मारने के लिए, है ना। देखा होगा आपने काफी सारी मूवी में। तो ऐसा रियलिटी में भी होता है कि उनको उनकी जान का खतरा होता है। अब अगर मैरिज ऑफिसर इस प्रकार से ये चीज पब्लिश कर दें, बाहर नोटिस लगा दें, और उस बीच ये लोगों को पता लग जाए कि हाँ यार ये मतलब ये तो इसकी बात हो रही है जो कि यहाँ पर शादी करने के लिए आ गए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, परिवार वाले यहाँ पे आ जाएंगे या फिर उस शहर में उस सिटी में उसको ढूंढेंगे और मार देंगे उन लोगों को। ये वाली चीज भी हो सकती है ना, हत्या हो जाती है ऐसी चीजों में। तो ये जो बताया गया ये तो राइट टू प्राइवेसी का हानि है, वॉयलेशन है, जहां पर लोग भाग के शादी कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रोटेक्शन चाहिए, और वहीं पर ही मैरिज ऑफिसर यहां पर पूरी चीज पब्लिश करते हैं जो कि इस कानून के अंदर मेंशन्ड है। तो ये दो ग्राउंड है जिसके ऊपर बेस जो है वो बताया जा रहा है कि मतलब ये पिटीशन के अंदर कि इन दो सेक्शन को जो है वो हटाया जाए, निकाला जाए। और हालांकि कुछ स्टेट्स के अंदर हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिल रहा है कि उन्होंने एक ऐसा नोटिस जारी किया हुआ है कि इस स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ये जो नोटिस जो पब्लिकली पब्लिश किया जाता है, यानी कि उस ऑफिस में जो चिपका दिया जाता है उसको ना चिपकाया जाए, ये लोगों की इंफॉर्मेशन जो है वो प्राइवेट रखी जाए अंटिल अनलेस उनकी शादी लीगली जो है वो रजिस्टर नहीं हो जाती तब तक के लिए। तो ये है पूरी ओवरऑल चीज। और पिटीशन में जो लिखा था वो यही सेम चीज लिखी थी। ये पूरा जो कंट्रोवर्सी था इसका जो सेक्शन 5 जो था इसके अंदर यही चीज मेंशन्ड है कि एक सिंगल पार्टी की यहां पर बात हो रही है कि ये एक सिंगल पार्टी नोटिस जो है, यानी कि दोनों में से कोई एक जो नोटिस है वो डिस्ट्रिक्ट मैरिज ऑफिसर को जो है ये प्रोवाइड कराते हैं, और उन दोनों में से किसी एक को जो है वो रहना चाहिए यहां पर एटलीस्ट 30 डेज के पीरियड के लिए, राइट। तो दोनों में से किसी एक की बात हो रही है ना, यहां पर दोनों की बात नहीं हो रही, बट ये राइट टू इक्वलिटी का वॉयलेशन यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। उसके बाद सेक्शन 6 के अंदर यहां पर ये मैरिज ऑफिसर जो है वो नोटिस को पब्लिश कर देते हैं अपने यानी कि ऑफिस में, बाहर जो है वो लगा देते हैं बुलेटिन में। तो ये सब चीजें यहां पर बताई जा रही जो कि हानि है बताया जा रहा है। हालांकि यू डोंट नीड टू रिमेंबर सच सेक्शन कि कौन सा सेक्शन रहेगा, बट इन जनरल आपको बताना चाहिए सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 6 क्लॉज 2 और क्लॉज 3, इन सब में यही सब चीजें लिखी हुई कि लोगों की जो प्राइवेट डिटेल्स है वो ओपन कर दी जाती है पब्लिक स्क्रूटनी के लिए 30 डेज के पीरियड के लिए। तो ये सब जो है वो वॉयलेशन जो है वो बताया जा रहा है किसका, राइट टू प्राइवेसी का और राइट टू इक्वलिटी का, आर्टिकल 14 और 21 के अंदर। गाइस अभी रिसेंटली इंडिया और रशिया के बीच में पैसेक्स एक्सरसाइज हुई है, राइट, पैसेक्स एक्सरसाइज। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे इंडिया की आईएनएस कोची और रशियन शिप ये एंगेज हुई है इंटरनेशनल पैसेज एक्सरसाइज में। जनरली हम लोग देखते हैं कि जितने भी जो मैरीटाइम एक्सरसाइज वगैरह होती है, समुद्री अभ्यास वगैरह जितने भी होते हैं, सैन्य अभ्यास वगैरह, राइट, वो प्री प्लान्ड होते हैं। बट ये उसके विपरीत हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। कौन सी, पैसेज एक्सरसाइज। ये नॉर्मली तब होती है जब दो कंट्रीज के बीच में किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी जो है वो राइज होती है, किसी प्रकार के अवसर जो है जब भी आते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, तब उस समय ये ऐसी एक्सरसाइज में जो है वो शामिल होती हैं। और इससे पहले इंडियन नेवल शिप ने कंडक्ट करी थी पैसेक्स एक्सरसाइज यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी के साथ भी, और अभी हमने रशिया के साथ पैसेक्स एक्सरसाइज कंडक्ट करी है। मतलब रशिया के साथ इंडिया के रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहे हैं, राइट। तो रशिया की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, तो अगर हम इंडियन ओशियन क्षेत्र की बात करें, हिंद महासागर क्षेत्र की बात करें, तो रशिया को इंक्लूड किया गया है एज अ डायलेक्ट पार्टनर के तौर पर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में, IORA में, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में, राइट। और ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहा है कि रशिया जो है वो इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी पर काम करे और एक बैलेंस क्रिएट करे इंडियन ओशियन रीजन पे, और साइंटिफिक और रिसर्च की फील्ड में जो है वो अवसर जो है वो इंडिया और रशिया जो है वो ढूंढें, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप करें, राइट। तो ये हो गया इंडियन ओशियन क्षेत्र की बात। अब आर्टिक क्षेत्र की बात करें, आर्टिक क्षेत्र आप जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में आर्टिक क्षेत्र की जब भी बात होती है किसी प्रकार के नेचुरल रिसोर्स की, तो सबसे ज्यादा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड नेचुरल रिसोर्स जो है वो आर्टिक क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिलता है। और इंडिया जो है उसकी साइंटिफिक, एनवायरमेंटल, कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो आर्टिक क्षेत्र पर है। और रशियन आर्टिक की अगर हम लोग बात करें तो इसके पास पोटेंशियल है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने का, एड्रेस करने का, राइट। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि रशिया के पास बहुत भारी मात्रा में बताया जाता है कि हाइड्रोकार्बन्स है, रशिया के पास लार्जेस्ट
प्रूवन नेचुरल गैस के रिजर्व हम लोग को पूरे दुनिया भर में देखने को मिलते हैं। बताया जाता है कि रशिया के पास इतने ज्यादा रिजर्व है, इतनी ज्यादा नेचुरल गैस है कि आज की रेट में जितनी तेजी से हम लोग फॉसिल फ्यूल का उपयोग कर रहे हैं, एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखेंगे तो 80 साल का रिजर्व, लगभग 80 साल का टोटल रिजर्व जो है वो रशिया के पास है नेचुरल गैस के मामले में, अभी तक का प्रूवन। और फिर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की बात करें तो रशियन आर्टिक क्षेत्र के अंदर बहुत भारी मात्रा में कोबाल्ट है, कॉपर है, डायमंड्स है, गोल्ड है, आयरन, निकल, प्लैटिनम, हाई वैल्यू रेयर अर्थ एलिमेंट्स, टिटेनियम, वेनेडियम, राइट, जिरकोनियम, तो ऐसे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, राइट, रशिया के पास, रशियन आर्टिक क्षेत्र में। और आर्टिक के पास 90% रशिया का निकल और कोबाल्ट प्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिलता है, और 60% कॉपर का प्रोडक्शन, और ओवर 96% से भी ज्यादा प्लेटिनम मेटल का प्रोडक्शन यहीं पर आर्टिक पर देखने को मिलता है। और इंडियन रेयर अर्थ रिजर्व की बात करें गाइस तो ये लाइटर फ्रैक्शन में है, राइट। रेयर अर्थ मेटल से रिलेटेड हमने एक टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड। अगर आपको वो टॉपिक नहीं मिल रहा है तो मुझे बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, वो टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। आप टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा कि ये टॉपिक प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इंडिया का रेयर अर्थ रिजर्व जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में लाइटर फ्रैक्शंस का हम लोग को देखने को मिलता है, बट हैवियर्स में हम लोग कम है, हैवियर मात्रा में, यानी कि रेयर अर्थ मेटल्स जो हैवियर उसका होता है डेंसिटी का, वो हमारे पास कम हम लोग को नजर आ रहा है। और ज्यादातर रेयर अर्थ प्रोडक्ट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उसका उपयोग स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री में किया जाता है, जैसे कि डिफेंस, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, स्पेस एंड न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब चीजों में जो है वो किया जाता है रेयर अर्थ मिनरल्स का उपयोग, इवन विंड टर्बाइंस के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, राइट। तो रशिया के पास अच्छा खासा रिजर्व है रेयर अर्थ का, जिसका हम लोग उपयोग जो है वो कर सकते हैं। और हमारे पास भी रिजर्व है भारी मात्रा में, बट हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं है। तो कुछ टेक्नोलॉजीज रशिया के पास हम लोग को देखने को मिलती है रेयर अर्थ को प्रोसेस करने की, प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी। और रशियन आर्टिक की बात करें तो इसलिए रशियन आर्टिक जो है वो, उसके पास पोटेंशियल है इंडिया की जो डेफिशिएंसीज हम लोग को देखने को मिलती है रेयर अर्थ और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में, उसको फुलफिल करने का, उसको कम करने का। हमारी जो कमी है कि हमारे पास रेयर अर्थ की जो डेफिशिएंसी है, उसको, उस गैप को फुलफिल कर सकता है रशिया, तो ये फायदेमंद है। इसके अलावा नदन सी रूट की बात करें तो इंडियन पोर्ट्स के लिए नदन सी रूट या फिर एनएसआर जिसको बोलते हैं, एनएसआर, तो ये किसी भी प्रकार का बेनिफिट जो है वो ऑफर नहीं करता। और हालांकि ये रूट जो है वो काफी लंबे हैं, अगर हम बात करें रॉटरडैम तक के लिए जो करंट रूट हम लोग को देखने को मिलता है उससे लंबा नदन सी रूट है, बट फिर भी ये हम लोग को नदन सी रूट के माध्यम से रशिया के साथ एक कोलैबोरेट करने की, एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने की अपॉर्चुनिटी देता है। इवन रशिया ने भी अनाउंस किया था कि उसका इंटेंशन है, राइट, वो चाहती है, इसने घोषणा करी थी कि उसका इंटेंशन है कि ये इंश्योर करना कि पूरे साल में सेफ अनइंटरप्टेड कॉस्ट इफेक्टिव नेविगेशन हो एनएसआर में, नदन सी रूट में, राइट। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की बात कर रहा था और बेटर बनाने की बात कर रहा था इस रूट को। और इंडिया ने भी जो है वो इच्छा जो है वो जताई है कि इंडिया रशिया के साथ पार्टनरशिप करेगा, राइट, इस क्षेत्र में। और इंडिया और रशिया जो है गाइस, ये पार्टनर्स भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये बनेंगे, राइट, एनएसआर नदन सी रूट के लिए, राइट, इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स के पर्पस के लिए। और इस रिस्पॉन्स में प्रेसिडेंट पुतिन जो है उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि रशिया जो है वो इंडिया के जो हित है, इंटरेस्ट जो है उसको वेलकम करता है नदन सी रूट के अंदर। फिर रशियन फार ईस्ट की बात करें तो रशियन फार ईस्ट जिसे आरएफई कहा जाता है, तो ये नेचुरल रिसोर्स में काफी ज्यादा रिच है, भारी मात्रा में यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स है। यहाँ पर जितना भी कोल रिजर्व रशिया के अंदर है उसका 1/3 यहाँ पर मौजूद है रशियन फार ईस्ट वाले क्षेत्र में। हाइड्रो इंजीनियरिंग रिसोर्सेज जो कंट्री के हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। फॉरेस्ट जो इस क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिलते हैं वो लगभग रशिया के टोटल फॉरेस्ट एरिया का 30% है। और इंडिया जो है गाइस कोऑपरेट कर रहा है कि रशियन फार ईस्ट में को डेवलप करने के ऊपर, जिसमें नदन सी रूट भी जो है वो इन्वॉल्व है, राइट। और दोनों कंट्रीज आपस में, मतलब कि एक आप ये कह सकते हैं कि इंडिया भी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा कंट्रीब्यूट करके, रशिया के साथ पार्टनरशिप करके, और एक हम लोग रूट जो है वो तैयार करेंगे। आप ये कह सकते हैं एक रूट हम तैयार करेंगे जो कि कनेक्ट करेगा रशिया के फार ईस्ट वाले एरिया को और नदन सी रूट वाले एरिया को, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि रशिया के पास जो रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हम तक लेकर आना, राइट, उसकी पहुंच हम तक होनी चाहिए। और पहुंच कब होगी? जब हम एक रूट जो है वो तैयार करेंगे। तो ये कनेक्टिविटी की यहां पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है। इसके अलावा
बात करें हम लोग ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की, तो 2019 में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को एड्रेस करते हुए इंडिया ने अनाउंस किया था $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट। किस पर्पस के लिए? कि रशियन फार ईस्ट के डेवलपमेंट में इंडिया कंट्रीब्यूट करेगी। $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की हम लोगों ने जो है वो अनाउंसमेंट करी थी। इसके अलावा इंडिया और रशिया के बीच में और भी दूसरे कौन से अभ्यास होते हैं? तो एक्सरसाइज TSENTR 2019 मल्टी मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोग को देखने को मिल रही है। टीसेंटर और इंद्र एक्सरसाइज की बात करें तो ये ज्वाइंट ट्राई सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एक्सरसाइज है इंद्र एक्सरसाइज। जैपैड की बात करें ZAPAD 2021 तो ये मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज इंडो रशिया के बीच में देखने को मिलती है। कुछ बेसिक डिटेल्स में आपको INS कोची से रिलेटेड भी बताऊंगा। तो INS कोची को इंडिया में ही डिजाइन किया गया था। ये दूसरी शिप हम लोग को कोलकाता क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की देखने को मिलती है। इसे बिल्डअप किया गया है प्रोजेक्ट 15 कोड नेम के तौर पर इंडियन नेवी के लिए। इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था माजागांव डॉक लिमिटेड के द्वारा जो मुंबई के अंदर है, और बाद में जाकर 2015 में इंडियन नेवी सर्विसेज में इसको तैनात कर दिया INS कोची को। इसके अलावा इससे पहले भी काफी सारी मतलब नेवल एक्सरसाइजेस जो है वो कंडक्ट हुई हैं। जैसे कि जायद तलवार की बात करें गाइस तो ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और UAE नेवी के बीच की होती है जायद तलवार। तो याद रखिएगा, कभी कभी प्रीलिम्स में डायरेक्ट जो है वो पूछा जा सकता है कि जायद तलवार एक्सरसाइज जो है वो किसके बीच में? तो इंडिया UAE। अल मोहिद अल हिंद इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में ये एक्सरसाइज है और पहली ज्वाइंट नेवी एक्सरसाइज हम लोग को इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में देखने को मिलती है। और फिर इंडिया और USA के बीच की पैसिक एक्सरसाइज अभी कुछ समय पहले हुई है, नेवल एक्सरसाइजेस कुछ, राइट, अभी रिसेंट पास में। तो ये चीज है गाइस पूरी जिसको हमने डिटेल में जो है वो डिस्कस किया, एक्सरसाइजेस के बारे में चर्चा करी, अभ्यास के बारे में चर्चा करी, और इंडो रशिया रिलेशनशिप के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत अच्छा था, बहुत इंपॉर्टेंट था। काफी सारे चीज आपको पता लगी होगी, स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जो कि रशिया के पास है और जिस पर हमारा इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, और वो फुलफिल कैसे होगा? इस तरीके के रिलेशनशिप के माध्यम से, राइट, क्लियर गाइस। डिस्कस करेंगे नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स के बारे में 2021 के। तो वैसे तो नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स। तो हमारी कंट्री में 2021 में जितने भी स्टार्टअप्स हैं तो उनका ये पुरस्कार है। अब स्टार्टअप को पुरस्कार कब दिया जाएगा? तब जब दिया जाएगा जब वो स्टार्टअप हमारी नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट, यानी कि हमारे जो देश की जो मासेज है, जनता जो है, उनको फायदा प्रोवाइड कराएंगे ह्यूज लेवल पर, लार्ज स्केल पर। तो ये सब कुछ चीजें देखी जाती है, नाम से ही चीजें समझ में आ जानी चाहिए, इतना डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं, ऊपरी ऊपरी तौर से ही पूरी चीज पता लग जानी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। तो बात करते हैं हम लोग इस अवार्ड के बारे में। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, इन्होंने दूसरा एडिशन नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 का प्रस्तुत किया है और बताया गया है कि 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था 2016 में। तो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था और कहा जा रहा है कि इसी 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाने की घोषणा हुई है, अनाउंसमेंट हुई है। और ब्लॉकचेन enabled verification for development of promotion of industry and internal trade tax incentive certificate यानी कि blockchain enabled verification DPIIT tax incentive certificate, DigiLocker enabled DPIIT startup recognition certificate, ये भी लॉन्च किया गया है। मतलब कि कुछ सर्टिफिकेट्स भी जो है वो लॉन्च किए गए हैं, राइट। टैक्स इंसेंटिव सर्टिफिकेट किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए, राइट। डिजी लॉकर किसके लिए? स्टार्टअप रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट के लिए। तो ये चीजें हैं बेसिक सी, बस आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बाकी स्टार्टअप इनिशिएटिव के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस तो स्टार्टअप इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारी कंट्री के अंदर एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को बिल्डअप करना है, जिससे कि हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन हो, राइट, ज्यादा से ज्यादा नवचार हो और हमारी कंट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए ऑन्टरप्रेन्योर्स को, राइट। नए नए ऑन्टरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए कि हमारी कंट्री में वो ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप लाएं, इनोवेशन करें। इस पर्पज से लॉन्च किया गया था स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को 2016 में, 16 जनवरी 2016 में। और ये इनिशिएटिव मेनली फोकस करता है 3 एरियाज के ऊपर। क्या क्या 3 एरियाज है? सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, फर्स्ट एरिया। सेकेंड, फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव। थर्ड एरिया, इंडस्ट्री अकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन।
तो ये दोनों तीनों चीजें तो आपको समझ आ गई होगी, बट इंक्यूबेशन में आपको एक डाउट आया होगा। तो इंक्यूबेशन सेंटर आपने सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक जानकारी भी होनी चाहिए आपको। तो क्या होता है गाइस कि जब नए नए स्टार्टअप होते हैं, वो छोटे होते हैं, उनको नई आइडिया कि उनको अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे बिजनेस करना है, कैसे फंड्स इकट्ठे करने हैं इन्वेस्टर से। तो उसके लिए एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं इंक्यूबेशन सेंटर। ये क्या करता है, ये स्टार्टअप को सर्विस प्रोवाइड कराता है, उनको हेल्प करता है आगे बढ़ने में, उनको सर्विस देता है। तो ये है इंक्यूबेशन, राइट। और इंडस्ट्री एकेडमी या पार्टनरशिप आप समझ ही गए होंगे कि इंडस्ट्रीज और एकेडमिक थ्रो, यानी कि हमारी कंट्री के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस वगैरह, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, तो इनको आपस में इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करना। क्योंकि द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर कंट्री इज कि हमारी कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है और इंडस्ट्री की जो नीड है, ये मैच नहीं हो रही है, और इसी कारण से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। और जब अगर हम इंडस्ट्री और एकेडमिया को आपस में मिला देंगे, पार्टनरशिप उनकी करवाएंगे, तो फायदा क्या होगा कि एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से निकलते ही उसको जो है वो जॉब मिल जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री समय समय पर बताएगी कि आप जो है वो किस प्रकार की कोर्सेज है वो अपनी, या फिर एक्स्ट्रा जो होता है करिकुलर कोर्सेज वगैरह, स्किल्स डेवलपमेंट की, या जो भी इंडस्ट्री गाइड करे पार्टनरशिप के माध्यम से। तो इंडस्ट्री बताएगी कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है आज की डेट में, जिससे कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके इंडस्ट्री की, मतलब कि जो यूथ है, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स जो है, उनमें ऐसी स्किल्स डेवलप करें कि जिससे कि वो उस स्किल को प्राप्त करके तुरंत इंडस्ट्री में काम करें, मतलब कि उनको जॉब मिल जाए, जिससे कि हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। तो इस तरीके से चीजों का आपको समझना है। फंडिंग सपोर्ट और इंसेंटिव तो नाम से ही समझ में आ रहा है। बाकी सिंप्लीफिकेशन और हैंड होल्डिंग, ये भी आपको पता है। हैंड होल्डिंग मतलब ये इंक्यूबेशन के साथ इसको जो है आप मार्क कर सकते हो, राइट। और सिंप्लीफिकेशन मतलब कि स्टार्टअप का काम क्या है, लोगों के लिए ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराना है जिससे कि लोगों का जीवन आसान हो। टेक्नोलॉजीज, आज की डेट में टेक्नोलॉजीज हम लोग को क्या देखने को मिलती है, जिससे कि लोगों की कोई भी चीज, गाइस देखो क्या होता है, कोई भी बिजनेस कब आगे बढ़ेगा, जब वो लोगों के लिए, लोगों की चीजों को सिंप्लीफाई कर दे, लोगों की प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर दे, तो वो स्टार्टअप आगे बढ़ेगा। लोगों के लिए उनके जो जैसे होता है ना कि जैसे एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो सेल्फी स्टिक। अब आप सोचो किसने सोचा होगा सेल्फी स्टिक के बारे में, राइट। लोग बाग अपने हाथ से पकड़कर मोबाइल को, मोबाइल की पिक जो है वो कैप्चर करते थे। किसी ने सोचा होगा कि अरे यार ऐसी एक कोई डंडी होती, वो थोड़ी दूर हो जाती तो बहुत सारे लोग जो है आपस में, एक काफी सारे लोग जो है वो फोटो के अंदर आ जाते। तो एक ने कुछ नहीं किया, सिर्फ सेल्फी स्टिक को जो है वो डिजाइन कर दिया। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है कि नहीं, सेल्फी स्टिक, जिसने लोगों की जो डे टू डे लाइफ है उसको आसान कर दिया, राइट। सेल्फी लेने में 2-3 लोग आ पाते थे बस, अब वहीं दूर से लोग या आप तो ज्यादा लोग आ जाएंगे, है ना। तो ये देखो, ये इन्वेंशन है। और इन्वेंशन कब सक्सेसफुल होता है, जब वो मासेस, जनता जो है, भारी मात्रा में जनता के जीवन जो है उसको आसान कर दे, उनको हेल्प करे, राइट। तो वो चीज होती है। आप भी अगर कोई इनिशिएटिव शुरू कर रहे हो, तो ये चीज चेक करो कि आपके इनिशिएटिव से अगर जनता को फायदा हो रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में, तब वो इनिशिएटिव आपका सक्सेसफुल होगा। जनता पर फोकस करो, उनके लिए, कि उनके लिए चीजें कितनी आसान बनाओगे आप। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें की पॉइंट्स की बात करें गाइस, तो ये स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो हम लोग को देखने को मिलता है, इसको डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, उसके द्वारा इस इनिशिएटिव को डिजाइन किया गया था। मेन पर्पस ये है कि रिकॉग्नाइज करना और रिवॉर्ड देना, राइट। आउटस्टैंडिंग स्टार्टअप को रिवॉर्ड देना, राइट, कि जो स्टार्टअप आउटस्टैंडिंग है, जो इकोसिस्टम आउटस्टैंडिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहा है, जो सोल्यूशन लेकर आ रहा है, राइट, जो जिसके पास हाई पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, वेल्थ जनरेट करने का, पैसे जनरेट करने का, जिससे कि हमारी जीडीपी हाई हो, हमारे नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता हो, सोशल सोसाइटी पर एक इंपैक्ट क्रिएट करता हो। तो ऐसे स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज करना, उनको रिवॉर्ड देना। गाइस, इसके अलावा 2021 के अवार्ड्स की बात करें, वर्ष 2021 के पुरस्कारों की बात करें, तो दूसरा एडिशन जो था, इसके तहत हम लोग को देखने को मिला कि 15 सेक्टर्स में अवार्ड जो है वो इनवाइट किए गए और 49 सब सेक्टर्स थे। और 2021 के एडिशन के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया एक्सेप्शनल स्टार्टअप्स को, जो कि इनोवेटिंग सॉल्यूशंस लेकर आए, जिसने इंडिक लैंग्वेज को प्रमोट किया। इंडिक लैंग्वेज, देश की भाषा को जो है वो बढ़ावा दिया, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया। और साथ ही साथ जो कंट्री, हमारी कंट्री जो प्रयास कर रही थी कोविड-19 से लड़ने का, तो जिस इनोवेटिव सॉल्यूशंस ने कोविड-19 से लड़ने के हमारे देश के प्रयास को कॉम्प्लीमेंट किया, राइट। कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु राष्ट्रीय
प्रयासों की प्रशंसा करने के लिए असाधारण स्टार्टअप्स को भी सम्मानित किया गया, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और सभी की सभी एप्लीकेशन जो थी उनको इवैल्यूएट किया गया 6 ब्रॉड पैरामीटर्स के आधार पर। पहली चीज तो देखी गई कि इनोवेशन किया है कि नहीं किया उन्होंने, स्केलेबिलिटी देखी गई, कितने लार्ज स्केल पर वो प्रोडक्ट जो है वो उसका बेनिफिट मिला है लोगों को, उस प्रोडक्ट के कारण इकोनॉमिक बेनिफिट कितना हुआ है, सोशल इंपैक्ट, सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट हुआ है, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा है, इन्वायरमेंट पर और इंक्लूसिवनेस पर और डायवर्सिटी पर। तो इन सब चीजों को देखा गया, इन सब पैरामीटर्स को देखा गया। और प्राइस के तौर पर जो विनिंग स्टार्टअप्स फाउंडर्स जो थे उनको कैश प्राइस 5 लाख रुपए का दिया गया और उनको अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो अपने प्रोडक्ट को, अपने सोल्यूशन को जो है वो पब्लिक अथॉरिटीज, रेलिवेंट पब्लिक अथॉरिटी तक प्रेजेंट कर सकते हैं, कंपनीज तक प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि उनको अपॉर्चुनिटी दे दी गई कि उनका नेशनल लेवल पर उनका प्रोडक्ट जो है वो बूस्ट होगा, यानी उनको एक उनके प्रोडक्ट को प्रमोशन दे दिया गया। और जो इंक्यूबेटर्स थे, एक्सिलरेटर्स थे, उनको 15 लाख रुपए एज अ विनिंग अमाउंट के तौर पर दिया गया, 15 लाख रुपीज। और 46 स्टार्टअप और एक इंक्यूबेटर और एक एक्सिलरेटर को अवार्ड से सम्मानित किया गया, राइट। और स्टार्टअप का स्टेटस की बात करें इंडिया के अंदर क्या है, तो इंडिया जो है गाइस ये तीसरी लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया का पूरे दुनिया भर में। नंबर्स के मामले में तीसरे नंबर पर आते हैं हम लोग स्टार्टअप के मामले में पूरे दुनिया भर में। हमारे यहाँ 15,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप स्टैब्लिश हुए थे 2020 में। और 2010 यानी कि 10 सालों के पीरियड में हम लोगों ने भारी मात्रा में, मतलब कि ये मान के चलो 200% स्टार्टअप बढ़ा दिए हैं। 2010 में 5,000 के आसपास स्टार्टअप्स थे हमारे पास और 2020 में 15,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर स्मार्टफोन, इंटरनेट पेनिट्रेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग और एपीआईज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, नेशनल पेमेंट स्टैक्स, तो ये सब चीजें शामिल हैं, राइट। और साथ ही साथ कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी इंडिया के अंदर यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के नंबर बहुत ज्यादा हुए। यूनिकॉर्न स्टार्टअप को अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप किसको कहा जाता है? ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर हो जाती है तो वो स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहलाता है। तो 2021 में बहुत ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हमारी कंट्री में देखे गए। बट काफी सारे चैलेंजेस भी हैं, राइट। स्टार्टअप्स के बहुत सारे चैलेंजेस, बिल्डिंग को लेकर, यानी कि स्टार्टअप के बनाने से लेकर उसकी स्केलिंग तक, राइट, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। डिजिटल डिवाइड का एक बड़ा चैलेंज है हमारी कंट्री में। आज भी काफी सारे जो हमारी देश की जनता है वो डिजिटलाइजेशन से वंचित है, राइट, डिजिटल चीजों से वंचित है ना। तो उनको इंक्लूड करना, तो बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी हैं स्टार्टअप्स के लिए, राइट। और भी दूसरे इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो राज्यों को रैंक प्रोवाइड किया गया कि राज्य किस तरीके से जो है वो स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अंदर इवोल्यूशन टूल जो है वो इवॉल्व हुआ, यानी कि एक ऐसा टूल, मूल्यांकन उपकरण जो है वो लाया गया, विकसित किया गया, जिसका उद्देश्य यह है ये चेक करना कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी किस प्रकार से स्टार्टअप इकोसिस्टम को हेल्प कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं स्टार्टअप को बनने में। फिर हमने देखा कि पहली बार शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम लॉन्च किया गया अक्टूबर 2020 में, जिसने डेवलप किया और इंप्रूव किया स्टार्टअप इकोसिस्टम को कलेक्टिवली एससीओ कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज के अमंग। फिर प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ समिट एक लाई गई जिसका मेन एम ये था कि प्रोवाइड कराना एक प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स और यंग माइंड्स को पूरे दुनिया भर के, यानी कि पूरे दुनिया भर के जितने भी स्टार्टअप्स हैं, यंग माइंड है, उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेकर आना जहां पर वो अपने नए नए आइडियाज, इनोवेशन, इन्वेंशन को जो है वो शेयर कर सकें और कोलैबोरेट करके बना सकें नए नए इनोवेशन, इन्वेंशन। और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम भी एक है जिसका मेन उद्देश्य यह है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना है स्टार्टअप को, राइट। अगर किसी स्टार्टअप के पास प्रॉपर कॉन्सेप्ट है तो उस स्टार्टअप को फंडिंग प्रोवाइड कराना, उनको इन्वेस्टर्स तक जो है वो उनका एक्सेस प्रोवाइड कराना, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और फिर इसके अलावा फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज भी लाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंडर आती है। फिर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इन्होंने एसोसिएट किया स्टार्टअप इंडिया के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ, और शुरुआत करी फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज की कि फिशरीज के जो एरिया है, सेक्टर है, तो उसमें स्टार्टअप चैलेंज बनाया गया कि स्टार्टअप्स उसमें लाए जाए फिशरी सेक्टर को और बड़ा करने के लिए, और विशाल करने के लिए, और बूस्ट करने के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये था गाइस पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के बारे में भी हमने इस टॉपिक में डिटेल में डिस्कस किया और इस अवार्ड के बारे में एक बेसिक आइडिया लिया।